हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी कर भी चुके हैं। उस वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट करके समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि देखो यार, ये वीडियो समझने में तभी मज़ा आएगा जब आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत अच्छे से आता होगा। बाकी छोटा सा रिवीजन मैं उसका करा दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। एक ओवरव्यू दे देता हूं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, अरे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। मे भी आपने कहीं पढ़ा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा या किसी टीचर से पढ़ा होगा और आपको समझ में नहीं आता होगा, बट चिंता करने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। आप थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखो, दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का। दूसरा टॉपिक रहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, जितने भी यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम टॉपिक हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसलिए एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है वो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी में भी आपको पता नहीं होगा कि ये क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, बट थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद जब वीडियो के एंड में होंगे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे 4 से 5 या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करेंगे एकदम से। पहले स्टार्ट करेंगे हम बोर्ड लेवल से, उसके बाद अप लेवल करेंगे, थोड़ा सा नीट लेवल पे जाऊंगा, उसके बाद मेंस लेवल पे जाऊंगा। तो आज पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो देखो, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन करा दूं कि पिछले वीडियो में हमने आखिर पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या होता था गुरुत्वाकर्षण का नियम? देखो, दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। अगर इनको मैं r दूरी पर रख दूं तो इनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वो बल कितना होता है, ये बात हमको न्यूटन ने अपने लॉ में बताई थी। देखो, दो वस्तुएं हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। कितना है? m1 और m2 है। अगर हम उन वस्तुओं को r दूरी पर रख दें तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना ये बात हमेशा कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। इसीलिए दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? Gm1 m2 बटे r²। अरे यही तो न्यूटन ने अपने नियम में बताया था हमको। इस नियम की, गुरुत्वाकर्षण नियम की बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी खूबियां थीं। क्या क्या खूबियां थी? कुछ खामियां भी थीं, कुछ खूबियां भी थीं। अरे खामियां और खूबियां हर चीज़ में होती हैं, ऐसे यहाँ पे भी थी। तो हम खूबियों पे ध्यान देते हैं। खूबियां क्या थी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दो वस्तुओं को r दूरी पर अगर हम हवा में रखें, पानी में रखें या यूनिवर्स के किसी भी कोने में रखें, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सेम रहेगा। ये परिवर्तित नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्यों है? क्यों चेंज नहीं होगा सर, वो समझाइए ना। तो देखो, इसका रीजन समझते हैं। आपको पता होगा कि वस्तुओं का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कहीं पे ले जाओ, ये हमेशा कैसा रहता है? ये हमेशा फिक्स रहता है। इसके बाद उनकी दूरी को हम फिक्स रखेंगे। अब मुझे बताओ जी क्या होता है? आपको पता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं जी के बारे में। जी क्या होता है? जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी खासियत क्या थी? ये हर जगह पे फिक्स रहता था, मतलब ये माध्यम पर डिपेंड ही नहीं करता था। देखो, अगर ये फिक्स है, द्रव्यमान भी फिक्स है, दूरी भी फिक्स है, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा होगा? सेम ही तो होगा हर जगह, ये चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा हमने देखा था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन के तीसरे नियम का सर वो क्या होता है? अरे भाई, न्यूटन का तीसरा नियम तो आता ही होगा, ये उम्मीद करता हूँ यार 11 में पहुंच गए भाई, न्यूटन का तीसरा नियम नहीं आता होगा क्या? तो देखो, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब दोनों वस्तुओं पर बल कैसा लगेगा? बराबर एवं विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे क्या है? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। इसका मतलब समझते हैं ना? देखो, इसका मतलब यह है कि दो वस्तुएं हमारे पास m1 और m2। देखो, m1 पर m2 की तरफ लगेगा, इस साइड की तरफ एक बल F मान लिया मैंने उसको। इसी तरीके से m2 पर m1 की तरफ लगेगा। और चूंकि अभी अभी मैंने एक पॉइंट बताया है कि गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, इसीलिए ये दोनों बल बराबर होंगे और इनकी दिशा कैसी होगी? विपरीत दिशा होगी। देखो, आज हम पढ़ेंगे ना वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। वहाँ पे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो। इसके बाद देखो, तीसरी बात क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये किधर भी नहीं लगता है, ये हमेशा किस दिशा में लगता है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश लगता है। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब देखो जरा,
इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास द्रव्यमान है, मतलब दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और इनके द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर पे है मान लो, तो इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई। तो m1 वस्तु पर बल लगेगा इस दिशा में, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, और m2 पर किधर लगेगा, इस दिशा में। तो हमेशा याद रखना कि दो वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। इस पॉइंट को मैं क्यों इतना चिल्ला के बता रहा हूँ, इसका रीज़न समझो। क्योंकि देखो कल को अगर मान लो ऐसा हो गया, किसी ने कहा हमको कि लीजिए भाई दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और इनके बीच की दूरी r है, और m1 पर एक बल लग रहा है इस दिशा में जो कि मैंने बोला है 5 न्यूटन, और m2 पर बल लग रहा है इस दिशा में जो कि मैंने बोला है 5 न्यूटन। इसको F1 नाम दे दिया, इसको F2 नाम दे दिया। ध्यान से देखो इन बल को, क्या ये बल परिमाण में बराबर हैं? जी हाँ, बिल्कुल परिमाण में तो बराबर ही हैं, दोनों 5-5 न्यूटन के हैं। साथ में दिशा में भी ये कैसे हैं, जस्ट अपोजिट हैं। मतलब ये बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन तो कर रहे हैं, बट क्या ये बल गुरुत्वाकर्षण बल है? इसका रीजन है नहीं। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता होता तो मे भी आपका आंसर होता कि यस ये गुरुत्वाकर्षण बल है, बट इस पॉइंट को जानने के बाद आप कहोगे कि नहीं ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। न्यूटन के तीसरे नियम का हालांकि पालन कर रहे हैं, बट फिर भी ये जो बल दिए गए हैं ये वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट में हमने क्या समझाया है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे गुण और भी थे, वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर मैं यहाँ पे करने बैठ गया सब कुछ तो वीडियो दुगना लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लेना, गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या है हमारी, गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। देखो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हिंदी में कहें तो स्थिति सदिश। आपने वेक्टर पढ़ा होगा तब स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है या फिर भूल गए हो तो 2 मिनट लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्थिति सदिश समझ में आ गया फिर आपको गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप इजीली समझ में आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा स्थिति सदिश जरा देख लो क्या होता है। सबसे पहली बात, स्थिति सदिश किसी पॉइंट की एड्रेस बताने का काम करता है, किसी पॉइंट की लोकेशन बताने का काम करता है। कैसे? अरे लोकेशन बताने का काम तो निर्देशांक भी करते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, निर्देशांक भी करते हैं। किसी का एड्रेस हमें अगर वेक्टर के रूप में बताना हो तो हम स्थिति सदिश का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है स्थिति सदिश? अरे कोई पॉइंट है मान लो P, पॉइंट क्या है P, इस पॉइंट के निर्देशांक x, y है। x, y है तो इसका मतलब एक कार्तीय तल होगा, एक कार्तीय तल होगा। ये x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी। अब देखो जरा इसके निर्देशांक क्या है, x, y। P पॉइंट के जो निर्देशांक है वो भी एड्रेस ही बता रहे हैं इसका। लेकिन अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम विस्थापन सदिश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी वो भी समझ में आ जाएगा। पहले ये देखो, इस पॉइंट को देखो, सबसे पहले सुनो, स्थिति सदिश निकालने के लिए आप कुछ नहीं करो, मूल बिंदु को, जो हमारा ओरिजिन है ना, मूल बिंदु, उसको उस बिंदु से मिला दो। तो मूल बिंदु को उस बिंदु से मिला दो जिस पॉइंट का हमें स्थिति सदिश निकालना है। तो ये जो OP वेक्टर आया ना, OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ये पॉइंट P का स्थिति सदिश कहलाएगा। इसको हम विस्थापन सदिश क्यों कहते हैं, जरा देखो। P पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है। क्या? आप यहाँ से x अक्ष पर कितना चलो, x, यहाँ से x अक्ष पर x चलो, उसके बाद फिर यहाँ से y अक्ष पर कितना चलो, y, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। अगर आपको विस्थापन अच्छे से याद है, विस्थापन क्या होता था, अरे प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा, यही तो विस्थापन है। इसलिए OP वेक्टर को हम विस्थापन सदिश भी कहते हैं। OP वेक्टर क्या था हमारा, स्थिति सदिश था। तो इसीलिए आज के बाद याद रखना, स्थिति सदिश को हम विस्थापन सदिश भी कहते हैं। तो देखो जरा, अगर OP वेक्टर को थोड़ा ढंग से लिखें तो कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर को हम लिखेंगे, देखो x में कितना चले, x चले, तो कैसे लिखेंगे, x i कैप प्लस y में कितना चले,
बाई जे कैप। तो OP वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। अब अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ क्या है कि अगर आपको दो बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर दिए हो, यानी दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए हो, तब आप उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपके पास ऐसी कुछ स्थिति हो कि मान लेते हैं आपको इस प्रकार के दो बिंदु दिए गए हैं, ये हमारा बाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, और आपको दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु ये है P बिंदु मान लेते हैं, और एक बिंदु ये है हमारा Q बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं के अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिए जाएं, यानी स्थिति सदिश दिए जाएं, तो चलो मान लेते हैं ये हमारा मूल बिंदु है और P बिंदु का स्थिति सदिश है मान लो कुछ OP वेक्टर। ओके, अब देखो Q पॉइंट का स्थिति सदिश क्या होगा। Q पॉइंट का स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे? हम मूल बिंदु को Q से मिला देंगे, तो Q पॉइंट का स्थिति सदिश कितना निकलेगा? OQ वेक्टर। तो हमें दो बिंदुओं के अगर स्थिति सदिश पता हो तो हम PQ पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, देखो ये वाला वेक्टर, यानी PQ वेक्टर निकाल सकते हैं। PQ वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको त्रिभुज वाला नियम पता है, वेक्टर को जोड़ने का त्रिभुज का नियम अगर आपको पता है, तो आपको पता होगा कि जो OP वेक्टर है प्लस PQ वेक्टर है, देखो OP का हेड PQ के टेल से मिला है, इसीलिए ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होगा, अगर आपको अच्छे से त्रिभुज का नियम आता है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? OQ वेक्टर के, OQ वेक्टर के। तो यहाँ से हमको अगर PQ वेक्टर पता करना है तो कितना निकलेगा? यहाँ से PQ वेक्टर आएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। सही है ना? तो आप अगर PQ वेक्टर को निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या आप अगर एक बार नोटिस कर रहे हैं, ये जो OQ है ना वो ये है और OP क्या है? ये है। तो OQ में से OP घटा के हमें OP मिल रहा है, तो इसीलिए याद रखना अगर P से Q को मिलाना है तो अंतिम बिंदु Q होगा और प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा? P होगा। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए अंतिम बिंदु का पोजीशन वेक्टर माइनस प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर कर दो। देखो PQ वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया? अंतिम बिंदु Q था, तो Q का पोजीशन वेक्टर माइनस प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर कर दो, तो डायरेक्टली आप PQ वेक्टर निकाल सकते हो। अभी इसी चीज़ का यूज हम यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो सदिश रूप क्या होता है? सदिश रूप के लिए मान लेते हैं हमारे पास दो द्रव्यमान है M1 और M2, दो द्रव्यमान है M1 और M2, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों द्रव्यमानों के स्थिति सदिश लिख लेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो देखो जरा, चलो मान लेते हैं ये हमारा मूल बिंदु है और M1 का जो स्थिति सदिश है वो लिख लेते हैं R1 और M2 का स्थिति सदिश है, इसे लिख लेते हैं R2। तो देखो जरा, अगर मुझे ये वाला वेक्टर लिखना हो, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, तो ये इसको मैं R की जगह पे R वेक्टर मान लूँ, यहाँ पे लिख लो जरा R वेक्टर। तो मुझे बताओ R वेक्टर कितना होगा? हमें पता है, अभी अभी सीख के आए हैं, क्या स्थिति सदिश के बारे में अच्छे से सीख के आए हैं। क्या था कि अगर मुझे R वेक्टर निकालना है तो अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश, तो अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश कितना है? R2 वेक्टर, ये वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर निकल आया। अगर कल को मैं वेक्टर पलट दूं, मतलब ये वाला वेक्टर निकालने को कहूँ, ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर कितना होगा? देखो ये वेक्टर कैसे निकालेंगे? इसके लिए अंतिम बिंदु ये बन जाएगा, प्रारंभिक बिंदु ये बन जाएगा, तो ये वाला वेक्टर अब कैसे निकलेगा? ये निकलेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो जरा, अब हम देखो M1 पर बल निकालेंगे, तो M1 पर M2 की वजह से बल किधर लगेगा? इस दिशा में। तो इस बल को मैं बोल रहा हूँ F12। F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब पहले द्रव्यमान पर दूसरे द्रव्यमान की वजह से लगने वाला बल। तो बल का परिमाण हमें पहले ही से निकालना आता है, कितना होता है? देखो जरा, बल का परिमाण कितना होता है? तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो सबसे पहले लिखेंगे परिमाण। परिमाण कितना होता है? Gm1m2 बटे r², ये तो हो गया परिमाण। अब देखो दिशा की बात करें तो याद है मैंने एक पॉइंट बताया था, हमने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती है
वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में होती है, यानी इसी के अनुदिश लगता है। आप सोच रहा, दोनों वस्तुएं हमारे पास ये हैं और इनके द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये है, तो मतलब m1 पर जो बल लगेगा ना उसकी दिशा इस वेक्टर की तरफ होगी, इस वेक्टर की तरफ। यानी परिमाण तो ये है, तो दिशा किसकी लिखनी पड़ेगी, इस वाले वेक्टर की। तो किसी वेक्टर की दिशा क्या होती है, उस वेक्टर का मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, याद है। तो यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर का कैप कितना होगा, मतलब ये वेक्टर जो लिखा है आपको याद है, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर की दिशा। तो दिशा कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं। तो देखो इस वेक्टर की दिशा कैसे लिखेंगे, तो मेरे पास वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर, देखो ये वाला वेक्टर है r2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का परिमाण और साथ में R2 माइनस R1 की दिशा। सही है। तो हमको देखो इस बल की दिशा क्या होगी, इस वेक्टर की तरफ होगी, और इस वेक्टर की दिशा क्या है, R2 माइनस R1 कैप। तो देखो बल का परिमाण ये है, तो दिशा ये वाली रख दूं, तो दिशा क्या होगी, R2 माइनस R1 का कैप। सही है। तो ये निकल आया हमारा पहले द्रव्यमान पर दूसरे द्रव्यमान की वजह से लगने वाला बल। अभी देखो इसका महत्व आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं m2 वाले, ये जो m2 द्रव्यमान है ना, इस पर m1 की वजह से लगने वाला बल। तो देखो जरा यहाँ पे निकालो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आएगा, परिमाण तो सेम ही रहेगा, g m1 m2 बटे r स्क्वायर। लेकिन दिशा की बात करें तो देखो इस वाले ये जो द्रव्यमान है m2, इस पर बल किधर की तरफ लगेगा, देखो इस वाले वेक्टर की तरफ लगेगा, इस वाले वेक्टर की तरफ, है ना। तो इस वेक्टर की दिशा सेम तरीके से निकालेंगे। यहाँ से देखो इस ये वाला वेक्टर है कितना, r1 माइनस r2 है ना, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी r1 माइनस r2 का कैप, यही तो दिशा होगी। अरे इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसकी दिशा। तो देखो जरा, बल का परिमाण तो ये रहा, दिशा क्या है, r1 माइनस r2 का कैप। तो दिशा क्या होगी, r1 माइनस r2 का कैप। सही है। अब एक काम करो आप, ये मेरा निकल आया दूसरे द्रव्यमान पर पहले द्रव्यमान की वजह से लगने वाला बल। अब आप एक काम करो, एक काम ये करो कि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो ये पलट जाएगा, तो माइनस चिन्ह पहले कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा फोर्स ऑन 2, यहाँ पे लिख दूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर लिख लेता हूँ, माइनस gm1 m2 बटे r स्क्वायर, और साथ में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 का कैप, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 का कैप। अब एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि माइनस ये जो चीज़ लिखी है ना, ये जो चीज़, क्या ये F12 है, देखो ध्यान से देखो, यही तो है, वो वहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो यही तो है, देखो इसका वैल्यू F12 ही है। तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो रख दो जरा, F21 बराबर माइनस F12। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, देखो कि दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है पहली वाली वस्तु पर लगने वाले बल के। लेकिन माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है इनकी दिशा जो होती है ना, वो जस्ट अपोजिट होती है। मतलब परिमाण में दोनों बल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दिशा कैसी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। याद है हमने एक पॉइंट बताया था कि गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ सच में दोनों वस्तुओं पर एक दूसरे की वजह से लगने वाला बल तो बराबर होता है, बट इनकी दिशा कैसी होती है, जस्ट उल्टी होती है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह हमको यही बता रहा है। क्योंकि कैसे, याद है, अरे दो वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वाला वेक्टर है, तो इन दोनों को क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रम सदिश कहते थे, अपोजिट वेक्टर, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के परिमाण कैसे हैं, बराबर है। माइनस चिन्ह क्या बताता है, सिर्फ दिशा बताता है, और ये कैसी दिशा है इनकी, जस्ट अपोजिट दिशा है। तो देखो जरा यहाँ पे यही तो आ रहा है, दोनों के परिमाण बराबर हैं और दिशा जस्ट अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म से हम न्यूटन के तीसरे नियम का जो पॉइंट था ना, उसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत देखो क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप समझ लेना, 12th में समझना बहुत आसान रहेगा। तो देखो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
क्या होता है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, इसके आसपास बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं। चलिए मान लेते हैं एक रखी है जिसका द्रव्यमान है m1, m2, m3 और m4। ये 4 वस्तुएं रखी हैं जिनका द्रव्यमान m1, m2, m3 और m4 है। तो m द्रव्यमान वाली वस्तु पर टोटल बल कैसे निकालेंगे? सभी वस्तुओं की वजह से लगने वाले बल को वेक्टर के नियमों का पालन करते हुए जोड़ देंगे तो m द्रव्यमान वाली वस्तु पर टोटल बल निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना, वेक्टर के नियमों का पालन करते हुए जोड़ेंगे, यानी वेक्टर सम करने वाले हैं। तो m वस्तु पर, m द्रव्यमान वाली वस्तु पर m1 की वजह से कितना बल लगेगा? चलिए मान लेते हैं वो लगेगा F1। और m2 की वजह से कितना लगेगा? चलो मान लेते हैं F2। इसी तरीके से m3 की वजह से F3, इसी तरीके से m4 की वजह से F4। तो टोटल बल m द्रव्यमान वाली वस्तु पर कितना लगेगा? इसको लिख लेते हैं Fm का मतलब है m द्रव्यमान वाली वस्तु पर टोटल बल। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे m1 की वजह से बल, तो वो कितना है? F1। और इसे किस तरह से जोड़ना है? वेक्टर के नियमों का पालन करते हुए, इसीलिए हमने क्या लगाया है? वेक्टर F1। इसी तरीके से m2 की वजह से कितना बल लग रहा है? F2। इसी तरीके से m3 की वजह से F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी अगर वस्तुएं होती ना तो उनकी वजह से इसी तरीके से हम बल को लिखते जाते। तो देखो m द्रव्यमान वाली वस्तु पर टोटल बल निकालने का ये बहुत आसान तरीका होता है। इस तरीके को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आप लिख लेना कि देखो अगर मेरे पास 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, अब इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग आसानी से निकाल लोगे। कितना होगा? Gm1 m2 बटे r²। लेकिन अगर मान लो तीसरी वस्तु इसके पास में आ जाती है, चलिए मान लेते हैं एक तीसरी वस्तु आ जाती है जिसका द्रव्यमान है m3 और जिससे की दूरी है इसकी r, और यहाँ से इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। तो देखो जरा, m3 की आने की वजह से m1 और m2 के बीच जो बल लग रहा था, कितना लग रहा था? m1 और m2 की वजह से जो बल लग रहा था, कितना लग रहा था? Gm1 m2 बटे r²। तो देखो m3 के आने की वजह से m1 और m2 के बीच जो लगने वाला बल था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में 2 लोगों के बीच अगर कोई तीसरा आ जाता है तो पहले 2 लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो 2 वस्तुओं के बीच जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, पहले जितना बल लग रहा था तीसरी वस्तु के आने के बाद भी उतना ही बल लगेगा। हाँ, अगर m1 पे बात करें तो m1 पर जो नेट बल है, नेट बल वो बदल जाएगा, लेकिन m2 की वजह से m1 पर जो बल लगेगा वो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तीसरी वस्तु के आ जाने से कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। याद रखना ये बात, ठीक है? लिख लेना। तो चलिए अब अध्यारोपण के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान सेम है, कितना है? m है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है। एक तीसरा वस्तु लेके आते हैं जिसका द्रव्यमान भी m है और उसको हम इन दोनों वस्तुओं के बीच में रख देते हैं। ओके, तो आपको ये बताना है कि इस वाली वस्तु पर टोटल बल कितना लगेगा, टोटल गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। तो देखो इस वाले द्रव्यमान की वजह से इस पर कितना बल लगेगा? इस साइड की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? देखो यहीं पे देख लो कितना लगेगा। इसको मैं F1 नाम दे दूं तो F1 कितना लगेगा? F1 लगेगा G, दोनों का द्रव्यमान m है तो Gm इंटू m बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r बटे 2, क्योंकि टोटल r है और ये दूरी कितनी है? r बटे 2, तो r बटे 2 का स्क्वायर। सही है। तो F1 कितना आएगा? F1 आएगा Gm इंटू m स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा? r² बटे 4। r² जो बटे वाला 4 होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो F1 कितना आया? 4 इंटू Gm² बटे r²। इसी तरीके से इस वाले द्रव्यमान की वजह से इस पर किधर की तरफ बल लगेगा? इस साइड बल लगेगा। चलो इसको मान लेते हैं F2। तो ज़रा देखो F2 कितना होगा? ये भी दूरी कितनी होगी? r बटे 2। तो F2 कितना होगा? G, दोनों का द्रव्यमान m है तो Gm इंटू m बटे इन दोनों की बीच की दूरी है r बटे 2 का स्क्वायर। तो F2 कितना आएगा? वो आएगा सेम आएगा। क्या? सेम ही आएगा, क्योंकि r² बटे 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 Gm² बटे r²। तो देखो F1 और F2 सेम है।
अगर मैं बात करूं इस वाले द्रव्यमान पर टोटल बल कितना लगेगा, तो आप जोड़ मत देना F1 प्लस F2 करके 4gm² प्लस 4gm² को आप 8gm² मत कर देना, क्योंकि अभी मैंने बताया अध्यारोपण के सिद्धांत में टोटल बल को जोड़ते हैं लेकिन वेक्टर के नियम का पालन करते हुए जोड़ते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये F1 की दिशा मैटर करेगी, यानी F1 की दिशा इधर है, F2 की दिशा इधर है। आपको याद है मान लेते हैं m मास का एक ब्लॉक है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। दोनों बल सेम है और इनकी दिशा विपरीत है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस ब्लॉक पर टोटल बल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दिशा मैटर करती है। चलो मान लेते हैं इस दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव प्लस आई कैप। चलो इस दिशा को मान लेते हैं प्लस आई कैप, तो ये दिशा क्या होगी, ये माइनस आई कैप हो जाएगी। तो जरा देखो F2 के लिए क्या लिखूंगा, F2 के लिए परिमाण तो ये है लेकिन दिशा को क्या लिखूंगा मैं, प्लस का आई कैप। साथ में F1 के लिए क्या लिखूंगा, F1 के लिए परिमाण तो यही है बट दिशा क्या होगी, माइनस आई कैप। तो दिशा भी साथ में लिख दो आप, माइनस आई कैप। तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ज़रा देखो F1 क्या होगा, माइनस 4gm²/r² आई कैप। अब जरा इनको जोड़ो जरा F1 और F2 को। अब तो दिशा भी लिख दी है, अब तो वेक्टर लगा दो, सही है। तो अब जरा F1 और F2 को जोड़ो, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो F1 प्लस F2 क्या आएगा, यहाँ पे देखो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आप अगर इन्हें सदिश के नियमों का पालन करते हुए नहीं जोड़ते तो आप इसका दुगना कर देते। इसीलिए याद रखना अध्यारोपण के सिद्धांत में हम जब टोटल बल निकालते हैं तो वो सदिश के नियमों का पालन करते हुए जोड़ते हैं। तो पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल भी लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई a है और इसके चारों कोनों पर m द्रव्यमान वाली वस्तुएं रखी हैं और इसके सेंटर पर 2m द्रव्यमान वाली एक वस्तु रखी है। आपको करना क्या है, आपको इस वाली वस्तु पर टोटल गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, कितना लगेगा। तो कुछ नहीं है, हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके बहुत आसानी से इस पर कितना बल लगेगा वो निकाल लेंगे। तो करेंगे क्या, देखो एक होता है इसका लेंदी मेथड कि वैल्यू निकालो, लेकिन हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे। हमको सदिश अच्छे से आता है, हम उसका यूज करेंगे और सिंपल सदिश यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा पर थोड़ा थोड़ा सा आपको आता ही होगा सदिश। तो देखो जरा कैसे करेंगे। आपको पता है 2m और m के बीच की दूरी और m और 2m के बीच की दूरी, ये दूरी बिल्कुल सेंटर पे है तो ये दूरी समान होगी। ऐसे ही ये दूरी और ये वाली दूरी समान होगी। तो मुझे ये बताओ कि m और 2m के बीच लगने वाला बल मान लेते हैं F है, कितना है F। तो मुझे बताओ m और 2m के बीच लगने वाला बल यहाँ पे भी तो कितना होगा, F होगा, क्योंकि ये दूरी सेम है, द्रव्यमान भी सेम है। और देखो जरा दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, Gm1m2/r²। यहाँ पे देखो दोनों द्रव्यमान सेम है, हर केस में दूरी भी दोनों की सेम है, तो बल भी तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही आएगा। इसलिए अगर मैंने इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल F माना है तो ये भी F होगा। इसी तरीके से ये भी F होगा और ये भी F होगा। अब जरा इसका इधर डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास वस्तु थी 2m द्रव्यमान की, इधर लग रहा है F बल, ऐसे ही इधर भी लग रहा है कितना F, इधर कितना लग रहा है F और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी कितना लग रहा है F। तो अगर 2m पे देखें तो देखें नेट बल कितना लगेगा, टोटल बल कितना लगेगा। तो ज़रा देखो ये बल समान है और विपरीत दिशा में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये भी बल समान है, विपरीत दिशा में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए 2m पर नेट फोर्स कितना लगेगा, टोटल बल कितना लगेगा, वो आएगा 0। मतलब 2m वस्तु पर नेट बल कितना आएगा, 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0। क्योंकि देखो ये बराबर और विपरीत दिशा में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए कितना आएगा, 0। तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम NCERT का एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल है, मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा आसानी से। पहले इसको नोट। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये एक NCERT का एग्जाम्पल है और इसमें हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों पर m द्रव्यमान वाली वस्तुएं रखी हैं और साथ में इसके केंद्रक पर 2m द्रव्यमान वाली वस्तु रखी है। तो आपको 2m द्रव्यमान वाली वस्तु पर टोटल बल निकालना है, कितना लगेगा। देखो अगर आप केंद्रक नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ केंद्रक क्या होता है। अरे त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, केंद्रक से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। आपने समबाहु त्रिभुज के जब गुण पढ़े होंगे
वहाँ पे ये बात पड़ी होगी। तो देखो यहाँ से ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक, यहाँ से ये वाली दूरी और ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियाँ कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसका हम फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे बताओ m और 2m पर लगने वाला बल अगर मैं इसको F मान लेता हूँ, तो m और 2m के बीच लगने वाला बल ये भी कितना होगा, F होगा। क्यों F होगा, क्योंकि दूरियां समान है और द्रव्यमान भी समान है, इसीलिए ये भी बल कितना होगा, F होगा। अब मुझे बताओ ये कोण कितने का होगा, 30, ये कितने का होगा, 30, तो ये पूरा कितने का होगा, ये पूरा होगा 120 का। ये 30-30 के क्यों होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक बहुत स्पेशल त्रिभुज होता है। इसके केंद्रक हों या फिर इसके जो अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर, अंतः केंद्र क्या होता है कि कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र और केंद्रक एक ही होते हैं, सब कुछ एक होता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को हम अंतः केंद्र भी कह सकते हैं। अंतः केंद्र क्या, अरे इसके कोण समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ ये पूरा 60 का है तो ये 30 का, इसी तरह से ये 30 का, तो ये पूरा कितने का, 120 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं। अगर ये पूरा 120 का, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 60 का, ये भी कितना होगा, 60 का। अब ये दोनों 60-60 के हो गए। अब यहाँ से एक बात देखना जरा, ये F है, ये F है, ये F है, तो ध्यान से देखना जरा, ये F है तो इसका ये वाला कंपोनेंट मैं इधर लिख ले रहा हूँ। देखो जरा, ये है 2m द्रव्यमान वाली वस्तु, ऊपर की तरफ लग रहा है F बल और इधर की तरफ लग रहा है F और इधर की तरफ लग रहा है F, और ये कोण कितने का है, ये है 60 का। तो मुझे बताओ ये F है तो F का इधर घटक कितना होगा, F cos 60, और इधर की तरफ कितना होगा, F sin 60। इसी तरीके से इस वाले बल का इधर की तरफ घटक कितना होगा, F cos 60, और इधर की तरफ कितना होगा, F sin 60। ध्यान से देखो, ये जो F sin 60 लिखे हैं ना, F sin 60 और F sin 60, ये परिमाण में बराबर है और दिशा में अपोजिट है, इसीलिए ये दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशा कैसी है, सेम है। लेकिन देखो जुड़ के ये आएंगे कितने, F cos 60, जरा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, F/2, और ये भी कितना हो जाएगा, F/2। तो अब जरा ध्यान से दोबारा लिख लो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा टोटल, देखो जरा, ये टोटल ये कितना है, F/2, ये भी कितना है, F/2। देखो जरा, F/2 प्लस F/2, तो ये जुड़ के F हो जाएगा। मतलब नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो कितना होगा, F, और ऊपर की तरफ लग रहा है वो भी F है। यहाँ पे भी परिमाण बराबर, दिशा अपोजिट है, तो इन दोनों बल का जो टोटल प्रभाव है वो इसके बराबर होगा, इसीलिए ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2m वस्तु पर, 2m द्रव्यमान वाली वस्तु पर टोटल कितना बल लगेगा, 0 लगेगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। तो F नेट कितना आएगा, 0 आएगा 2m द्रव्यमान वाली वस्तु पर। सही है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट है, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन किताबों में देखोगे तो बहुत बड़ा है, हमने चालाकी की और वेक्टर का यूज कर लिया, इसीलिए आसानी से निकाल लिया। तो वेक्टर का यूज है यहाँ पे, भर भर के वेक्टर का यूज है, इसलिए वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। तो सेकंड पार्ट देख लो क्या है। सेकंड पार्ट में ये सब हटा देता हूँ। देखो आप लोग अच्छे से नोट करना है सवाल को, ठीक है, क्योंकि आप बुक्स में अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़ा है। तो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में अगर ए शीर्ष पर, इस वाले शीर्ष पर जो द्रव्यमान रखा है उसको अगर दुगना कर दें, मतलब m की जगह पे अगर हम 2m कर दें, कितना कर दें, 2m कर दें, तो बताओ इस वाली जो सेंटर पे रखी है ना, इस वाली वस्तु पर कितना बल लगेगा। तो देखो जरा, अरे आपको पता है बल का फार्मूला कितना होता है, F बराबर Gm1m2/r²। यानी कि देखो जरा, दूरी तो अभी भी फिक्स है, बस m1, ये जो m1 है ना, मान लेते हैं ये m1 है, इसको डबल कर दिया तो बल कितना हो जाएगा, पहले का डबल हो जाएगा। तो देखो अभी भी इनको F ही मानेंगे हम, क्योंकि ये बल और ये बल समान है, दोनों F मान लिए। लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये पहले का दुगना हो जाएगा, यानी कि अब की बार ये जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो फिर से क्या काम करेंगे, फिर से देखो क्या काम करेंगे। फिर से हमारे पास क्या है, 2m बस द्रव्यमान वाली वस्तु है, इस पर ऊपर की तरफ अब की बार कितना बल लग रहा है, 2F लग रहा है, दुगना हो गया। और इधर कितना लग रहा है, F लग रहा है, इधर कितना लग रहा है,
F लग रहा है। देखो अगर आप किताब में सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़े हैं इसके सॉल्यूशन, लेकिन वेक्टर का यूज करके हम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, मतलब 1-2 स्टेप में निकाल सकते हैं। देखो जरा कैसे, फिर से क्या काम करेंगे, ये एंगल पूरा 120 का है तो ये कितना होगा, ये 60 का होगा, तो F का ये वाला घटक कितना आएगा, F cos 60, ये भी कितना आएगा, F cos 60। देखो इस वाले F का ये वाला घटक कितना आएगा, F cos 60, और ये वाला घटक कितना आएगा, F sin 60। अब इस वाले ये जो बल है ना, यहाँ पे भी तो एंगल 60 ही है, तो इस वाले बल का इधर की तरफ घटक कितना आएगा, F cos 60, और इधर की तरफ कितना आएगा, F sin 60। चलो ये देखो जुड़ जाएंगे और ये कट जाएंगे क्योंकि बराबर और विपरीत दिशा में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या है 2F, और ये जुड़ के कितने आएंगे, फिर से F आ जाएगा, अभी अभी किया है। तो देखो ज़रा, ऊपर 2F है, नीचे F है, यानी कि अब मेरे पास स्थिति क्या है, स्थिति ऐसी कुछ है, ये 2m द्रव्यमान वाली वस्तु है, ऊपर 2F लग रहा है और नीचे F लग रहा है। तो नेट बल कितना लगेगा, नेट बल ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि हम घटा सकते हैं। देखो 2F में से F गया, तो नेट बल कितना आएगा, 2m द्रव्यमान वाली वस्तु पर नेट बल ऊपर की तरफ आएगा, कितना, सिर्फ F आएगा, क्योंकि 2F की और F की दिशा बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए बड़े में से छोटा घट के हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आएगा, ऊपर की तरफ F आएगा। तो F की वैल्यू निकाल सकते हैं, F इन दोनों के बीच बल लग रहा है, तो F की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो F की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी शायद 1 दी गई है, देख लेना 1 मीटर दी गई है, ठीक है। तो देखो ज़रा इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा, तो यहाँ से बल निकाल लेते हैं। देखो तो F की वैल्यू कितनी आएगी, G, और एक का मास m है और एक का 2m है, तो m इंटू 2m बटे 1 का स्क्वायर। तो ज़रा F की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आएगी 2 इंटू GM स्क्वायर, सही है, कितनी आई, 2 इंटू GM स्क्वायर। तो F का मान कितना आ गया, 2 इंटू GM स्क्वायर। तो 2m पर अब टोटल फोर्स कितना लगेगा, 2GM स्क्वायर। तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो ये NCERT का उदाहरण था, तो ये बहुत आसानी से हो गया। अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक से देखोगे तो बहुत बड़ा इन्होंने किया है, तो आप इसको नोट कर लो ज़रा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, हमारे पास 2 एक समान एक ही मटेरियल के गोले हैं, ठोस गोले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमारे पास क्या है, 2 एक समान गोले हैं, 2 एक समान गोले हैं जो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं और जिनकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तो देखो जरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ बातें। पहली बात यह है कि हमारे पास ये जो गोले हैं ना, वो कैसे हैं, एक समान गोले हैं, एक समान गोले हैं, कैसे हैं, एक समान है। दूसरा पॉइंट ये है, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब समान धातु के बने हैं, समान धातु के या समान चीज के, एक ही मटेरियल के बने हैं, ठीक है। तो समान धातु के मान लेता हूँ, मान लेते हैं ये कॉपर के गोले हैं, दोनों किसके हैं, कॉपर से बने हुए हैं। तो देखो समान धातु के गोले हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, दोनों की त्रिज्या कितनी है, दोनों गोलों की जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी हैं, वो हैं कैपिटल R। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इन दोनों गोलों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और इनकी त्रिज्या के बीच संबंध। तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है Gm1m2 बटे R²। अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखें तो इस फार्मूले का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास अगर 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और ये अगर r दूरी पर रखी हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आएगा Gm1m2 बटे R²। अगर इन वस्तुओं की दूरी को हम डबल कर दें, r की जगह पे 2r कर दें, मतलब इनको हम दूर ले जाएं, तो यहाँ पे r की जगह पे 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो r की जगह पे कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर। जिसे आप हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा Gm1m2 बटे 4r²। तो आप ध्यान से देखें कि अगर इनकी दूरी को मैं डबल कर देता हूँ तो इनके बीच लगने वाला बल 4 गुना कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, सही है।
तो आप आज के बाद क्या याद रखेंगे कि अगर दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी डबल कर दें तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, दूरी बढ़ाने पर बल कम होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि गोले कैसे हैं, एक समान है, एक धातु के बने हैं, तो हम ऐसा मान लें, एक समान है तो हम ऐसा मान लें दोनों के द्रव्यमान कितने हैं, दोनों के द्रव्यमान m है। एक धातु के बने हैं तो उनका घनत्व भी सेम होगा। चलो मान लेते हैं इनका घनत्व कितना है, रो है। सही है, तो चलिए यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लगाते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होगा, देखो जरा, F बराबर Gm1m2 बटे आर स्क्वायर, यही तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। तो यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आएगा, F बराबर G, दोनों का द्रव्यमान सेम है, m इंटू एम, तो ये हो जाएगा m इंटू एम बटे इनके बीच की दूरी देखो जरा कितनी है, इनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी देखो कितनी है, 2r, कितनी है, 2r। देखो यहीं पर हम आपको एक पॉइंट बता दे रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन में अगर स्फेरिकल सिमेट्री नजर आए तो ऐसे केस में हम पूरे, स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, अरे कभी भी चीज़ें गोलाकार नजर आए सवालों में तो क्या करना, आप पूरे गोले का द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर मानकर उस क्वेश्चन को हल करना। तो अभी एक जो क्वेश्चन आएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन लेके वहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर G, दोनों का द्रव्यमान सेम है बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, 2r का स्क्वायर। अब देखो जरा, हमको द्रव्यमान तो दिया नहीं है सवाल में, तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका द्रव्यमान कितना होगा, आपको पता है द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान होता है घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। तो जरा बताओ इसका घनत्व कितना है, रो, आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। इसी तरीके से इस गोले का भी द्रव्यमान कितना होगा, इसका भी सेम होगा, कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो जरा यहाँ पर m इंटू एम, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और m की जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो F बराबर कितना आएगा, G, m की जगह पे रख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू का स्क्वायर बटे कितना है नीचे, 2r। तो जरा इसको हल करो, कितना आएगा, यहाँ से आएगा F बराबर G, और ये हो जाएगा रो स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/9, और ये पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा r की पावर 6 बटे 2r। 2r नहीं होगा, ये होगा 2r का स्क्वायर। अरे r का स्क्वायर करेंगे ना तो r कितना है हमारा, 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे। अरे गलती हो गई थी यहाँ पे, ध्यान दें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब देखो इसको 4r स्क्वायर, अब देखो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर से ये 6 कट जाएगा, कितनी बार, 4r। तो यहाँ से जो F आएगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल और r के बीच संबंध क्या आएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा r की पावर 4 के। तो बस यही है गुरुत्वाकर्षण बल और इन दोनों गोलों के त्रिज्या के बीच का संबंध। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक रॉड है जिसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, और इस रॉड के इस वाले सिरे से r दूरी पर स्थित एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। तो आपको करना क्या है, आपको इस रॉड और m द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, कितना होगा। देखो अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए आपको इसका भी द्रव्यमान पता है, दूरी पता है, तो अगर आपने ये फार्मूला लगा दिया F बराबर G, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, उसका स्मॉल m है, बटे इनके बीच की दूरी r है, तो r का स्क्वायर कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप बिल्कुल गलत कर दोगे। रीज़न इसका यह है, गलत क्यों कर दोगे, क्योंकि रॉड का द्रव्यमान एक जगह पे नहीं है। ठीक है, एक जगह पे नहीं है, इस रॉड का द्रव्यमान फैला हुआ है। तो देखो अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा उसकी और इस वाले द्रव्यमान की दूरी r है, तो आपको पता है जो बल है ना वो दूरी पर डिपेंड करता है। ऐसे ही इस जगह पे जो द्रव्यमान होगा उसकी और इस वाले द्रव्यमान की दूरी कुछ अलग होगी, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा और ये द्रव्यमान होगा उनके बीच बल कुछ अलग लगेगा। ऐसे ही इस जगह पे जो द्रव्यमान होगा उसकी और इस वाले द्रव्यमान की दूरी अलग है, इसलिए इस द्रव्यमान और इस द्रव्यमान के बीच बल अलग होगा। इसलिए पूरी रॉड पे हर छोटे छोटे द्रव्यमान के बीच और इसके बीच बल अलग अलग आएगा। इसलिए ऐसे सवाल को हम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से नहीं होगा जैसे आपने यहाँ पर किया है। तो कैसे करेंगे तो वो ज़रा देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले हमको ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं। देखो ज़रा हम क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पर जाएंगे, यहाँ से कितनी दूरी पर जाएंगे, x दूरी पर जाएंगे और एक छोटा सा द्रव्यमान लेंगे, बिल्कुल छोटा सा द्रव्यमान dx लंबाई में एक छोटा सा द्रव्यमान लेंगे, कितना, dm का। dm क्या है, छोटा सा द्रव्यमान है, छोटा सा, कितनी लंबाई में है ये, dx लंबाई में है। तो इस छोटे से द्रव्यमान की वजह से हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे और फिर हम ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे द्रव्यमान होंगे, उनकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो ज़रा देखो इस dx लंबाई में कितना द्रव्यमान है, dm है, तो इस द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल कितना आएगा, ज़रा देखो ज़रा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो बहुत छोटा ही सा आएगा, क्योंकि छोटे द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल भी छोटा आएगा। तो वो बल मान लेते हैं df होगा। df का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ f, डिफरेंशियल मीन्स छोटा सा, तो df होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, g इसका द्रव्यमान कितना है, dm इसका द्रव्यमान कितना है, m इंटू एम बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। अब सुनो ज़रा, यहाँ पर x है, ऊपर dm है, और dm क्या है, dm है छोटा सा मास। अब ज़रा देखो एक चीज़ पता है आपको जो m है ना, l लंबाई का द्रव्यमान कितना है, m है। सुनो ज़रा इधर देखो, l लंबाई का मास कितना है, m है। तो एक यूनिट लंबाई का मास कितना होगा, m बटे l। ऐसे ही मुझे बताओ इस dx लंबाई का मास कितना होगा। तो ज़रा देखो dx लंबाई का मास होगा m बटे l इंटू dx, कुछ नहीं है, एक एक नियम लगा दिया, ठीक है। तो ज़रा बताओ जो dx लंबाई में मास है कितना, dx लंबाई में मास है कितना, dm है ना। तो dm को हम क्या लिख सकते हैं, m बटे l इंटू dx। तो ज़रा देखो dm की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, df बराबर g, और dm की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m बटे l इंटू dx, m बटे l इंटू dx। अब देखो क्या करेंगे, अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे ही छोटे छोटे dx बहुत सारे एलिमेंट लेंगे जिनका सबका मास dm 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 होगा, और सब dm की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन करना। अब क्या करेंगे, अरे df का इंटीग्रेशन, df क्या है, छोटा सा बल है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बल को जोड़ेंगे तो हमें पूरा बड़ा वाला बल निकल आएगा। तो df का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f बराबर, अब आपको देखो ज़रा x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बाकी सब चीज़ें कैसी होंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, तो बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन के। तो ये कितना हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m बटे l बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा, dx बटे x स्क्वायर। अब आप लिमिट लगा दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो हम लोग कहाँ से कहाँ तक के द्रव्यमान ले रहे हैं, हम ले रहे हैं r दूरी से l दूरी तक, कितना, यहाँ से r दूरी से, देखो यहाँ से r दूरी से यहाँ तक का द्रव्यमान ले रहे हैं, क्योंकि सब छोटे छोटे द्रव्यमानों की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल को जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा उसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी, r, फिर यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा उसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी, r प्लस l। तो लिमिट डालेंगे हम कैपिटल R से लेकर r प्लस l तक। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखो ज़रा इधर हल कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो ज़रा देखो यहाँ पर ये बाहर रहेगा तो कितना आ जाएगा, f बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटे कितना है l, और ज़रा देखो ये dx बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक लगी है, r से r प्लस l तक। और देखो ये जब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx। तो x की पावर -2 का समाकलन करना आसान है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा x की पावर n dx का। तो कितना होता है वो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका यूज करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, f बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटे l, और इंटीग्रेशन अभी इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहीं पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट कितनी है, r से r प्लस l तक। तो ज़रा इसको हल करो, कितना होगा, f बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटे l, और ये x की पावर -1 हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा -1, तो -1 को मैं बाहर लिख लूँ तो ये 1 अपॉन x बचा, r से r प्लस
एल तक। तो ज़रा इसको हल कर लो, कितना होगा एफ बराबर कितना आएगा। अरे ऊपर लिख दूँ मैं, अगर ये जगह नहीं है क्या, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस जगह पे, अगर यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कितना आएगा, इसको हल करो ज़रा। एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर माइनस जी एम एम अपॉन एल, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे एल, और साथ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह पे आर प्लस एल डालो, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से एफ बराबर कितना आएगा, इसको हल करो ज़रा, माइनस का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा जी एम स्मॉल एम बटे एल, और ये माइनस का जैसे गुणा करोगे माइनस वाली चीज़ आगे आ जाएगी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। तो जब आप इसको हल करोगे कितना आएगा, एफ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे एल, और आर प्लस एल कितना हो जाएगा, ये आर प्लस एल माइनस आर बटे आर इंटू आर प्लस एल। अरे एलसीएम लेके हल कर दिया और कुछ नहीं किया है। आर से आर कट जाएगा और एल से एल भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर देखो सही किया है ना, आर प्लस एल माइनस आर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कितना आएगा, एफ़ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, एफ़ कितना आएगा, एफ़ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर प्लस एल, ये बल आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम इंटीग्रेशन की मदद से करते हैं, डायरेक्ट मत कर देना क्योंकि गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा उसका ऑलरेडी मैं रीज़न समझा चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही।